इंदिरा गांधी ने नहीं किया क्या? इमरजेंसी किसने लागू की इस देश में? एक सिपाही, एक दरोगा को हमारे नेता प्रतिपक्षी जी जा रहे हो, गला पकड़ रहे हैं उसका। ये क्या गलत नहीं है? उसी सिपाही को, उसी दरोगा को, उसी इंस्पेक्टर को आप गाली पकड़ रहे हो जो तुम्हारी सुरक्षा में लगे हुए हैं। क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं? रात को वहां बिस्तर लगा करके आप विधानसभा के अंदर सो रहे हैं। सदन की मर्यादा को तार तार किया है विपक्ष ने, पूरी मर्यादा को तार तार किया है कि विधानसभा के अंदर रात में तुम वीडियो चला रहे हो। कौन चला रहा था उस वीडियो को? भुवन काबली जी उस वीडियो को चला रहे थे और अन्य विधायक उस वीडियो को चला रहे थे। क्या इस सदन की गरिमा को, लोकतंत्र की गरिमा को इन्होंने खत्म नहीं किया क्या? नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल शर्मा आपकी गुंज पॉडकास्ट स्टूडियो में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से पुनः रूबरू कराने वाले हैं जो इस उत्तराखंड राजनीतिक में बहुत ही कम उम्र में आपने एक अलग पहचान बनाई है और आपको जो विभाग मिला हुआ है उस विभाग में पूरी ईमानदारी के साथ पूरे उत्तराखंड में आप अपने कार्य को कर रहे हैं। निष्पक्ष तरीके से जनता के मुद्दों को लेकर के आप काम करते हैं। आप आज उत्तराखंड में जो वर्तमान आप जैसा कि जानते हैं राजनीतिक में हलचल भूचाल सा आया हुआ है पूरे उत्तराखंड में, पक्ष विपक्ष दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। उन सब बातों को आप अपनी ओर से रखेंगे। आपका स्वागत है। हमारे बीच में शंकर कोरंगा जी हैं, राज्य मंत्री उत्तराखंड सरकार। आपका आज पुनः इस पॉडकास्ट स्टूडियो में स्वागत है। आज हम आपसे बात करते हैं। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं, और हम क्या, हमारे तमाम दर्शक पूरे उत्तराखंड के जानना चाहते हैं, जो वर्तमान में इस समय उत्तराखंड की राजनीतिक में हलचल चल रही है। इस जो पंचायत चुनाव हुए उसके बाद जब से रिजल्ट आया तब से रोज एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। जो नैनीताल का जो इस समय हॉट सीट जो मानी जा रही थी, सबकी नजर थी इस पे, उसके रिजल्ट आने के बाद ही कई आपकी पार्टी के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि आपने जो है बिहार बना दिया से उत्तराखंड को। क्या मानते हैं आप इसको? क्या जनता या जो विपक्ष आपके ऊपर इल्जाम लगा रहा है, आपकी पार्टी के ऊपर लगा रहा है, वो कितना सही है? देखिए विशाल जी, एक तो क्योंकि मामला पूरा हाईकोर्ट के अधीन है तो मैं इसमें किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। न्यायालय हमारे लिए पूजनीय है, वंदनीय है और उनके दिशा निर्देश में जो भी चीज़ चल रही है वो बेहतर चलती है। तो मेरा लिहाजा इसमें बहुत ज़्यादा टिप्पणी करने का औचित्य नहीं है। लेकिन उसके इतर बहुत सारी चीज़ें जो आपका कहना है कि विपक्ष से बहुत सारे मुद्दों को लेकर के एक आरोप लगाने की बात है, तो उनकी परंपरा है। वो आज से नहीं, कई सालों से जब वो सत्ता में नहीं रहते हैं तो ऐसी। अब जब इन्होंने कहा कि पहले कहते थे क्या कि आपका जो ये है मशीन, ईवीएम मशीनें खराब बिल्कुल है, बिल्कुल। अब आप जीत गए तो अब इसका मतलब मशीनें सही हो गई? मशीनें सही हो गई, पहला सवाल। दूसरा क्या है कि एक लोकतंत्र में चुनाव एक प्रक्रिया है और उस चुनावी प्रक्रिया में प्रत्येक दल का कर्तव्य होता है कि अपने कार्यकर्ता के साथ खड़ा होना। और जहाँ तक मैं समझता हूँ आप उसी परिप्रेक्ष्य में आना चाह रहे हैं, जिला पंचायत के चुनाव के परिप्रेक्ष्य में। बेसिकली भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशी अधिकृत करती है और अधिकृत प्रत्याशी के उसमें जाना हमारा नैतिक कर्तव्य है, क्योंकि पार्टी हमारी माँ है। और उस कार्यक्रम में हम लोग जाते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं। एक संवैधानिक प्रक्रिया है, चुनाव अपनी जगह है और चुनाव में हम लोगों का शामिल होना नेचुरल सी चीज़ है। अब पूरे घटनाक्रम को हम लेकर देखें, क्योंकि न्यायालय की बातों को मैं बिल्कुल भी उसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, ना मैं उसमें कुछ बोलना चाहता हूँ। मैं उसके अंदर अलग बात करना चाहता हूँ कि वहाँ पर जो आप विशुद्ध विषय लेके आए, मैं क्योंकि मेरे दिमाग में चल रही कि आप जो कहना चाह रहे हैं मैं आप कह नहीं पाए, मैं बोल दे रहा हूँ। वहाँ पर यशपाल आर्य जी नेता प्रतिपक्ष पहुँच रहे हैं, वहाँ पर प्रकाश जोशी जी राष्ट्रीय नेतृत्व, वहाँ राष्ट्रीय नेतृत्व है, और वहाँ पर हमारे जो है सुमित जी हैं हल्द्वानी से वहाँ जाते हैं, भुवन काबड़ी खटीमा से वहाँ आ रहे हैं, रंजीत रावत जो है, सारे बड़े नेता हाँ, बिल्कुल वहाँ पहुंचे चुनाव में। आखिर क्या करने जा रहे थे? छोटा सा चुनाव जिला पंचायत का, उसको होने देते। और मजे की बात क्या है, उस दिन बारिश भी थी और बारिश होने के कारण अगर ये बारिश नहीं होती तो जो कांग्रेस तांडव करती है उनको, अच्छा, वो बारिश में धुल गया, समझ लीजिए धुल गया। हाँ, आपकी कहने की मंशा जो है धुल गई। वो एक्चुअल में क्या है ना, देखिए एक तो आप जब वो बोल रहे थे, हम तो अब चुनावी प्रक्रिया में, अब जब चुनाव हो गया हम अपने एक जगह से निकल के हुए जा रहे थे, उन्होंने वीडियो बता दिया, उन्होंने कहा शंकर कोरंगा जा रहे हैं। अरे तुम क्यों शामिल हो? मैं कह रहा हूँ कि आप भी शामिल हो, हम भी शामिल हैं। चुनाव प्रक्रिया है, दोनों पार्टी के अपने ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में चुनाव में सबको शामिल होना पड़ेगा। और दूसरी बात, सवाल क्या है कि जो वो लहरा रहे थे सर्टिफिकेट, वो कहाँ से आपके पास आए?
आप एक चुनाव जीत के जाते हैं, वो चुनाव जीतने के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलता है, तो आपके पास ही तो रहेगा। और आप एक बड़ा सवाल है, हाँ, पदाधिकारी के पास रहेगा वो। उसी व्यक्ति के पास रहेगा बिल्कुल। या फिर उसी के पास रहता है, क्योंकि आजकल आदमी अपने कागजों को किसको देता है? आप ड्राइविंग लाइसेंस दूसरे को दे देते हो क्या? देते हो तो मुझे बता दो। कोई भी अपना डीएल अब वो तो मेहनत है, उसकी चुनाव जीतने की मेहनत है, वो उसकी चुनाव की मेहनत है, उसके पास है। बिल्कुल। तो ये इनके पास कैसे है? और लहरा रहे और फिर गाली गलौज कर रहे हैं, पुलिस को गाली बकना। पुलिस हमारे लिए, हमारी रक्षा के लिए खड़े हैं। हमारे पुलिस ने तो बहुत अच्छा काम किया और अच्छा कर रही है। अब वो, लेकिन अब वो जो है एक सिपाही, एक दरोगा को हमारे नेता प्रतिपक्षी जी जा रहे हो गला पकड़ रहे हैं उसका। ये क्या गलत नहीं है? गलत नहीं है क्या? सुमित जी, विधायक जी हमारे बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, हमारे तो मित्र भी हैं। और देखिए, ये लड़ाई व्यक्तिगत नहीं है, ये लड़ाई है विचारों की। विचार, उनके विचार अलग है, हमारे विचार अलग है। राष्ट्र भावना से हम लोग काम कर रहे हैं। हमने कहा ना, त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटियम, हम कहते हैं। तो वो जो टोटल सिनेरियो था, एकदम उसको भड़काने का काम किया, माहौल खराब करने का काम किया। हमारे तो सीधे साधे कार्यकर्ता है। और उसके बाद जो है तुम्हारी ऐसी, तुम्हारी वो शब्द में यहाँ पर बोलना नहीं चाहता। लूज टॉक। तो ये आप बताइए ना, कहाँ तक ठीक है? आप मुझे बता दीजिए, लोकतंत्र में लूज टॉक करना, उसकी वो तो चीजें निकल के नहीं आई है, जनता के बीच में जानी चाहिए ये चीजें। आप माँ बहन की गाली बक रहे हो, किसको बक रहे हो माँ बहन की गाली? उसी सिपाही को, उसी दरोगा को, उसी इंस्पेक्टर को आप गाली बक रहे हो जो तुम्हारी सुरक्षा में लगे हुए हैं। यशपाल जी की सुरक्षा में पूरा एस्कॉर्ट रहता है। हाँ, बिल्कुल रहता है। सुमित जी के उसमें गनर रहता है। बिल्कुल रहता है। उसके बाद तुम कह रहे हो कि जो तुम्हारी सालो ऐसी कम तैसी। क्या ये बिहार उन्होंने बनाया है? हमने किसी ने नहीं बनाया है। लेकिन नाम उन्होंने दिया कि उनको नरेशन करना, कांग्रेस को क्या है ना, कांग्रेस को वादा बनाना अच्छा आता है, नरेशन करना बहुत अच्छा आता है। लेकिन हम जनता के हित की लड़ाई लड़ते हैं, जनता के हित के लिए काम करते हैं। हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। राष्ट्र के को बेहतर करने के लिए हम क्या बेहतर कर सकते हैं, हमने किया हो। तो आपकी देखिए पार्टी के प्रति और अपनी पद के प्रति जिम्मेदारी है, क्योंकि हमें मालूम है आप इकलौते ऐसे मंत्री हैं उत्तराखंड में। और अभी हम देख भी रहे हैं जिस हिसाब से कुमाऊं में एक तरफा होने में कई भाई राज्य मंत्री हैं सरकार द्वारा बनाए गए, लेकिन ये कहने वाली बात नहीं है कि आप इकलौते ऐसे हैं कि जो पूरी पार्टी का पक्ष रखते हुए इस समय हर तरीके से आप फाइट कर रहे हैं और अपनी बात रख भी रहे हैं। और ये तो विशाल भाई आपका आशीर्वाद है, और आप लोगों की जो चीजें हैं वो जनता तक पहुंचे, यही हमारे लिए आपका आशीर्वाद है। और हम गलत चीजों को हम करते नहीं, सही के लिए हम बोलते हैं, और निर्भीक होकर के, निर्विवाद होकर के, और बिल्कुल निडरता से उसका सामना करते हैं। दूसरा मंत्री जी, मैं ये बात कहना चाहता हूँ, नेता प्रतिपक्ष कहें या तमाम विधायक कांग्रेस की तरफ से, विपक्ष की तरफ से एक बात बार बार जो है दोहराई जा रही है कि लोकतंत्र की हत्या पहली बार हुई है। ये क्योंकि वर्ड जो है हर किसी के जहन में इस समय घूम रहा है। इस बात, क्योंकि छोटी बात नहीं होती, लोकतंत्र भाई उत्तराखंड बने आज 25 वर्ष हो गए, सब ये बात बोलेंगे पहली बार ऐसा हुआ है कि चुनाव में 90 के दशक वाला जो रोल दिखा उत्तर प्रदेश बिहार का, और लोकतंत्र की हत्या हुई है। देखिए, ऐसा है ना, लोकतंत्र की हत्या इन्होंने तो जब से आजादी हुई है, जब से सरकार आई है कांग्रेस की, इंदिरा गांधी ने नहीं किया क्या? हमने तो लोकतंत्र की हत्या ही नहीं की है, वो उसको नरेशन बना रहे हैं। इमरजेंसी किसने लागू की? सबसे एक ही बार लगी आज तक। और मैं उसमें भी बहुत बात जाना चाहता हूँ, वो ऐसी इमरजेंसी थी, क्या दंश लोगों ने झेले हैं, क्या लोगों के साथ कठिनाइयां हुई, लोगों ने उसकी पीड़ा, आप असहनीय पीड़ा लोगों के साथ इन्होंने लोकतंत्र की हत्या की है। उसमें सीधे सीधे कांग्रेस पार्टी की नेतृत्व जो उस समय इंदिरा गांधी थी, उन्होंने किया। अब लोकतंत्र की हत्या की बात करते हैं, विधानसभा गैरसैंण में चल रही है ग्रीष्मकालीन, कितना जनता का पैसा बर्बाद होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो सदन चलाया, और सदन में अपनी बात को रखने के लिए, जनता के लिए कुछ बनाने के लिए, विषय वस्तु को रखने के लिए हमने विधानसभा का जो सत्र यहाँ गैरसैंण में हुआ, क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं? रात को आप बिस्तर लगा करके आप विधानसभा के अंदर सो रहे हैं, गलत नहीं है क्या? आपने बहुत महत्वपूर्ण बात जिक्र छेड़ा है, उस बात पे हम आते हुए क्योंकि आप जिम्मेदार पद पर है, तो मैं वो बात अवश्य आपसे पूछता, पूरा उत्तराखंड पूछना चाहता है। और अच्छी बात है आप अपनी भाई पार्टी का पक्ष आप रख रहे हैं। 1.5 दिन के अंदर 4 दिन का सत्र होने के बाद 1.5 दिन के अंदर सत्र खत्म हो गया। मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ, देखिए हम तो आम जनता है, तमाम कई करोड़ यहाँ जो है आम नागरिक रहते हैं, क्योंकि वहाँ जो 70 विधायक जाते हैं
वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। पूरा प्रदेश उनको देख रहा होता है, क्योंकि वो जो बजट पास होता है वो बजट कोई मजाक के लिए, सिर्फ मंत्रियों के लिए, अपनी जेब के लिए पास नहीं होता है। वो उत्तराखंड की गाड़ी कमाई जो आम जनता की होती है, उसके लिए वो बजट सत्र पास होता है। आप बताइए कि 1.5 दिन के अंदर सत्र खत्म हुआ, इसमें विपक्ष तो जिम्मेदार है ही है, क्या इसमें सत्ता पक्ष जिम्मेदार नहीं है? देखिए, मैं उस बात में आना चाहता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो सदन आहूत किया गया था, किसने पहल की? और हम पहल भी करते आ रहे हैं पहले से ही। ऐसा अराजकता का, गुंडागर्दी का माहौल अंदर बना दिया, फिर भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी शालीन है मुख्यमंत्री जी। उन्होंने जो है इसमें नहीं तो कड़ा एक्शन लेना चाहिए था। हमें चाहते हैं कड़ा एक्शन इसलिए लेना चाहिए था कि विधानसभा के अंदर रात में तुम वीडियो चला रहे हो। कौन चला रहा था उस वीडियो को? भुवन काबली जी उस वीडियो को चला रहे थे और अन्य विधायक उस वीडियो को चला रहे थे। क्या इस सदन की गरिमा को, लोकतंत्र की गरिमा को इन्होंने खत्म नहीं किया क्या? तो इसमें अच्छा, विषय ये चुने हुए प्रतिनिधि जनता की चीजों को रखने के लिए विधानसभा के अंदर जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं। आते ही हंगामा करना शुरू कर दिया। उन्होंने तो ये मन बना लिया कि सदन चलने ही नहीं देंगे। देखिए, किसी की मंशा, मैं यहाँ अंदर आपके स्टूडियो में आता हूँ, आप कहते हैं भाई साहब बात तो सुनिए, मैं बराबर एक ही बात को लेके चल रहा हूँ, तो उसका मतलब क्या है? ये है विशुद्ध रूप से लोकतंत्र की हत्या करने नहीं, आपने एक बात बोली, मैं आपकी बात रोकता हूं। आपने बोला कि कड़ा एक्शन लेना चाहिए था। हम ये बोलते हैं कड़ा एक्शन क्यों नहीं लिया? ये लेना चाहिए था भाई। एक बात बताइए ना। अच्छा, दूसरी बात एक और भी है, एक्शन नहीं लिया इसमें सरकार जिम्मेदार है। हम तो कहते हैं, हम क्या, आम जनता चाहती है कि एक्शन होना चाहिए ताकि दोबारा ऐसा ना हो। भाई विकास की बात होनी चाहिए, वहां जो विपक्ष है, विकास, रोजगार, सड़कें, इन सब की बात के लिए उस समय सत्र रखा जाता है कि भाई जो 70 विधायक आए हैं उनके इलाके में क्या समस्या हो रही है, जनता की समस्या लेके तो आदमी वहां जाता है बजट सत्र में और बजट पास करा के लाता है। कड़ा एक्शन का मतलब ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो भी लीडर और ऑपोजिशन क्या होते हैं, शैडो टू मुख्यमंत्री होते हैं। हम लोग एक मर्यादा और गरिमा का भी भाव रखते हैं, सबसे बड़ी बात है। उस गरिमा के तहत, क्योंकि चुने हुए प्रतिनिधि हैं, और यशपाल जी एक बार के विधायक नहीं है, बहुत लंबा टाइम, ऐसे कई विधायक वहां पर हैं सदन के अंदर। और ये तो आज दिख गया हमको, दिख क्या गया, मतलब उसके अंदर तो पहले से भी चली आ रही है। आइंदा से भविष्य में माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनसे ये कहा, पूरी तैयारी होती है, पूरी सरकार तैयारी करके आती है, इन लोगों को अपनी बात तो कहनी ही नहीं थी। सदन की मर्यादा को तार तार किया है विपक्ष ने, पूरी मर्यादा को तार तार किया है, जन भावनाओं को वो किया है, जन भावनाएं उन्होंने के साथ खिलवाड़ किया है। बहुत सारी चीजें अभी आपने कहा, बिजली है, सड़क है, पानी है, कई बिल पास होने थे, नहीं होने दिया। बिल्कुल ऐसे खड़े हो गए, जो व्यक्ति मतलब विधायक वहां पर बेस तोड़ रहा है, कागज उड़ा रहा है, ये कोई अच्छी बात है क्या? हालांकि वहां पर उन लोगों को रोकने का प्रयास किया गया, उनसे बात की गई, उनसे कहा गया कि सदन को चलने दीजिए, सदन को चलने दीजिए। लेकिन तो लोकतंत्र में कुछ चीजें ऐसी होती हैं। अब आप दिल्ली सदन के अंदर देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी आते हैं और नारेबाजी कर रहे हैं, ये कोई तरीका है क्या? आप एक लोकतंत्र में स्वच्छ परंपरा का और शुचिता का प्रमाण दो। अब ये चुनावी गणित को, क्योंकि मैं तो इसको भी कहता हूँ कि जो अभी उन्होंने सदन में किया, वीडियोग्राफी और ये जो मोबाइल है, स्टिक बैन होने चाहिए, स्ट्रिक्टली बैन होने चाहिए, और सिर्फ शायद सरकार लेगी उसका कड़ा, वो लाइव टेलीकास्ट होना चाहिए बस। हाँ, वैसे जैसे होता है संसद में होता है, वैसे यहाँ होना किसी की तरफ से। ये तो देखिए, सरकार उसमें जरूर निश्चित तौर पर कर रही होगी, और सदन उसमें उपसचिव और नियमावली बनाएगी। और मैं समझता हूँ कि मतलब हमारे लिए तो सौभाग्य की बात मजाक है, बच्चों का स्कूल जैसे होता है वैसे बन गया। देखिए ना विशाल जी, इस प्रदेश के अंदर ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने यूसीसी लागू किया, कौन कर सकता है? पूरे देश के अंदर उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है, यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य, नकल कानून लागू करने वाला पहला राज्य, आंदोलनकारियों की बात करने वाला पहला राज्य, और महिलाओं की सुरक्षा, शुचिता की बात करने वाला राज्य, आपकी सड़कों की कनेक्टिविटी बढ़ाने वाला राज्य, एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने वाला राज्य, और जो हमारे मंदिर माला प्रोजेक्ट है, मंदिर कॉरिडोर है, इन सबको बढ़ाने का काम करने वाला राज्य, बद्री केदारनाथ की यात्राओं को सुगम करने वाला राज्य। ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने ये सब चीजें की हैं, और ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने, जो अभी इंडियन एक्सप्रेस पत्रिका है उसमें 100 ताकतवर लोग हैं, जिसमें पहला नाम माननीय प्रधानमंत्री जी का, उसमें 22वें नंबर पर माननीय मोदी जी है। ऐसे सरल, निर्भीक और जनता के बीच चीजें संवाद करने वाले कुछ भी नहीं देखते हैं। लेकिन आप देखिएगा मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम बना रहता है। आज जो है उत्तरकाशी है, तो कल पिथौरागढ़ है, परसों पिथौरागढ़ है, तो उसके बाद आपके उधम सिंह नगर है। डेली नियमित कार्यक्रम, डेली जनता के साथ। और वो ऐसे मुख्यमंत्री हैं, आप देखिए, जब भी वो किसी भी क्षेत्र में जाते हैं, सुबह 5 बजे उठते हैं, अपना एक्सरसाइज करने के बाद जब भ्रमण में निकलते हैं,
तो जनता से संवाद करते हैं। कई बार देखा हमने, नैनीताल भी उस संवाद के माध्यम से वो बहुत सारे चीजों को बनाते हैं। पब्लिक के बीच में करेक्ट होना, कह सकते हैं। ऐसे मुख्यमंत्री आप उनके खिलाफ ऐसा बोल रहे हो, ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने सख्ताई से कड़ाई से पालन किया, भ्रष्टाचार के खिलाफ 1064 लागू किया, आज बताइए कम से कम 200 से अधिक लोगों पर कार्रवाई हुई है। डीएम और जो है आपका एसडीएम और नीचे के अधिकारियों पर सीधे सीधे कार्रवाई हुई है। आप मान के चलिए कि डीएम और एसएसपी और जो जितने भी बड़े अधिकारी होते हैं डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं सीएम से डेली चीजों को, लेकिन उसके बावजूद भी कड़ाई से पालन किया। अच्छा, एक अभी कांग्रेस का प्रेस वार्ता देख रहे थे जिसमें कांग्रेस बोल रही है कि अब हम एक आंदोलन करेंगे, और किस बात के लिए आंदोलन करेंगे कि डीएम और एसएसपी को हटाने के लिए। मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं, ये तो बहुत छोटा मुद्दा है, इसमें आम जनता को लेकर के क्या बेनिफिट है किसी का हट रहे ना हटने से? देखिए क्या है कि डीएम और एसएसपी और अन्य प्रशासन इस जिले का बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, और उसका रिजल्ट ये है कि आप काठगोदाम का देखिए कितनी चौड़ी सड़क हो गई है। और हमारे यहाँ तमाम वीडियोस रात भर आए दिन रील्स वगैरह बनती है इसकी। ये पुलिस सख्ताई से काम करती तो हमारे लोग सिफारिश करते हैं, बहुत सारे लोग विपक्ष के लोग, और ये आज से पहले बहुत सारी चीजें नहीं थी, आज हो रही है, उस पर इम्प्लीमेंटेशन पुलिस भी काम कर रही है। यहाँ के कप्तान बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, यहाँ के कमिश्नर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, डीएम बहुत अच्छा काम कर रही है। आप कोई भी चीज आप कहीं भी चले जाइए, लेकिन क्या है कहीं कहीं निर्देशन खराब होता है। उस खराब निर्देशन को ठीक करने के लिए देखो शासन तंत्र है, व्यवस्थाएं हैं, उसके आधार पर नीचे कुछ लोग गड़बड़ी करते हैं तो उसको ठीक करने का भी काम कर रही है सरकार। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम लगातार देखिए मनोवैज्ञानिक दबाव किसी को बना करके कहेंगे कि इसको हटाना है, उसको बिगाड़ना है, उसको बैठाना है, ये हमारा काम नहीं है। स्थिर तो रहने दो किसी चीज को। अगर आपका स्टूडियो स्थिर रहेगा तो लंबा चलेगा। अगर एक दिन या 5 दिन में हम कहीं नहीं भी यहाँ बदल दो, वहां बदल दो, इधर बदल दो, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। दूसरी बात, ये विवेकाधीन अन्य लोगों का है, इसमें जहां तक मैं समझता हूँ इस एक घटना को नहीं, अन्य अन्य बहुत सारे काम भी तो हुए, उसको क्यों नहीं बोलते हैं लोग। इस समय कांग्रेस क्या है, कांग्रेस चाहती है मुद्दा इस तरफ से हम बनाए जाए। आप पब्लिक में तो कहीं दिखते नहीं है, बताइए कहाँ थे ये सब लोग अभी जब ये डम्मा डुंगा वाला प्रकरण हुआ, कहाँ थे जमरानी बात। आपने बहुत अच्छी बात छेड़ी है, मैं उस बात पे पुनः आने वाला था। एक बहुत बड़ी उपलब्धि कहेंगे हल्द्वानी वालों के लिए, दम्मा डूंगा वाला जो कई सालों से जो है वो अटका हुआ था। 25 साल जब से उत्तराखंड बना, दम्मा डूंगा आए दिन होता था कि आज टूटा, कल टूटा, परसों टूटा, ये आए दिन देख ही रहते, सभी देख रहे थे। और ये अभी 2 दिन पहले इतनी बड़ी जो अचीवमेंट मिला है। देखिए विशाल जी ना, मैं इस डम्मा डूंगा को मालिकाना हक देने के लिए मैं बहुत गंभीरता से इसमें लगा था। मैं बोलता नहीं बहुत चीजें बाहर, आप तो मेरा नेचर पता है। तो जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की, माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के बाद हम लोग इसमें लगे, और उस क्षेत्र के हमारे महेश जोशी जी थे ग्राम प्रधान, और वहाँ पप्पू भाई हैं, विजय भाई, और ये सब लोग मेरे साथ बैठे, ये मेरे साथ मिले। मैंने उसी आधार पर शासन बीच में एक मीटिंग हुई थी आपको, मुझे याद है, अभी कुछ दिन पहले की बात है। मीटिंग भी हुई थी, उस क्षेत्र में लोगों से भी मिला। कभी कभी क्या है, कुछ लोग भ्रामक चीजें करते हो, अतिक्रमण चल रहा है, ये चल रहा है, मैंने एसडीएम को भी कहा, कमिश्नर को भी कहा, अन्य लोगों को भी कहा। हमारी रिपोर्ट यहाँ से डीएम ने बहुत अच्छी रिपोर्ट ऊपर बना के भेजी। उसके बाद शासन में हमको राजस्व में हमारे सुभाष जी हैं, या फिर विनय शंकर पांडे जी ऊपर मुख्यमंत्री सचिव, फिर सुरेंद्र पांडे जी हैं, सुरेंद्र नारायण एस पांडे जी पहले चंपावत के डीएम थे, और फिर इधर सुरेंद्र नेगी जी, और इस सब लोगों की एक टीम ने, मतलब उसमें हमारे डे अफसर थे प्रेम राणा जी, हम सब लोग एक दूसरे की कनेक्टिविटी में थे। 1 महीने के अंदर विशाल जी, 1 महीने के अंदर ये प्रक्रिया पूरी हो गई। तो 1 महीने के इसका मतलब पर्दे के पीछे हीरो जो रियल हीरो है वो हमारे बीच में है। अच्छी बात है, ये इनकी महानता भी है। और आज पूरे डम्मा डोंगा में कितने वार्ड है? 35, 36, लेकिन इसमें कोरंगा जी, इसमें श्रेय लेने की बात करें, विपक्ष तो ले ही रहा है। मैं देख रहा था, कल भी प्रेस वार्ता देख रहा था, और भी लोग थे तमाम, और साथ में आपके बीजेपी के कई नेता जो है इसका खुद श्रेय ले रहे थे। लेकिन जैसा आपने बताया, और हमने उसको खैर देखा भी, आपने मीटिंग वगैरह सोशल मीडिया में आए दिन देख रहे थे, हम लगातार कर भी। अच्छी बात है, अपनी ओर से भाई जनता का भला होना चाहिए, यही नेता इसीलिए चुन के भेजते हैं। मैं इसमें आता हूँ, जमरानी बात हमने बनाया, मैं विशुद्ध रूप से कहता हूँ, इसलिए हमने बनाया, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, क्योंकि कितने लंबे समय से सरकार है, कांग्रेस की नहीं थी क्या? बिल्कुल थी। आप नरेंद्र तिवारी जैसे व्यक्ति, विशाल कद, जिनका इतना बड़ा कद है उत्तराखंड के अंदर, वो भी तो मुख्यमंत्री रहे 2000 में। बिल्कुल नहीं बना पाए। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की जो क्षमता है ना, जो सोच है, जो उनकी जो चीज ठान लेते हैं, किया है, करती है, करेगी, उस मिशन में यानी कि विकल्प रही संकल्प, आज जमरानी बात बनने जा रहा है। इसके लिए 2000 वर्किंग शुरू हो गई 2014 से। बहुत लंबे टाइम से अटका था। कोश्यारी जी जब यहाँ सांसद थे, उन्होंने लोकसभा में इस विषय को भी रखा था। उसके बाद लगातार ऊपर सेंटर के साथ
कोऑर्डिनेशन का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, फिर एमओयू साइन करने का काम उत्तर प्रदेश के साथ हमारा एमओयू साइन हुआ, तब जाके पटल पे आया। मुझे तो लगता है शायद जिस हिसाब से आपकी कार्यशैली है और मेरा तो पर्सनल सोचना है कि आप जो जिम्मेदारी निभा रहे हैं वो राज्य मंत्री की नहीं है, कैबिनेट मिनिस्टर की आप जिम्मेदारी निभा रहे हैं। और मुझे लगता है कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और शायद सरकार अच्छी बात है इस तरीके से। भाई पद इसलिए दिया जाता है कि आदमी का कद जो होता है वो जिम्मेदारी के रूप उसकी बड़ी जिम्मेदारी जो होती है। पद मतलब इसलिए नहीं होता है कि आप अपने लिए आप पद सरकार दे रही है, वो जनता के लिए और एक प्रतिनिधि। विशाल जी देखिए, आपका हमारा हम सब लोग एक जो है मूलभूत चीजों से लेके चलते हैं। जो डम्मा डुंगा वाला पार्ट था, डम्मा डुंगा की कम से कम 45,000 की आबादी, 35, 36, 37, 38 का आंशिक पार्ट है और 40,000 लगभग लोग वहां रहते हैं। कितने परेशान थे वो, कितने लंबे समय से। और मुख्यमंत्री जी ने उसकी घोषणा, मैं लगातार सर्वे में भी रहा, लगातार शासन में लोगों से संपर्क में भी रहा। मैंने डीएम से भी जब रिपोर्ट भेजने की बात, उन्होंने रिपोर्ट भी दोबारा फिर भिजवाई यहाँ से। अब ये फिर नीचे सर्वेक्षण का काम होगा, इसमें खरीदने फरोखने उसमें सब में अब रोक लग गई है। कहने का मतलब डम्मा डूंगा एक ऐसा काम हुआ है जो भूतों न भविष्य थी, ऐतिहासिक काम हुआ। लेकिन इसमें भी हमारे माननीय बंशीधर भगत जी का भी बड़ा योगदान है कि वन मंत्री रहते हुए फॉरेस्ट से उसको आपने अलग किया। उसमें हमारे 3 से 4 लोग उसमें बहुत बेहतरीन थे। हो सकता है इंदिरा जी ने भी उसमें उसको पुटअप करने, लेकिन उन्होंने क्या किया, इसको राजनीतिक मतलब जैसी चुनाव होगा तब हम करेंगे। मैं कहता हूँ हरीश राव जी जब मुख्यमंत्री थे तब क्यों नहीं किया, जब वो बड़ी बड़ी बातें ये लोग करते हैं। वो तो बोल रहे थे कि हम गैर शहर को राजधानी बनाएंगे, बल्कि हाई कोर्ट ने एक फटकार भी लगाई उनकी कि आप जनता को भाषण नहीं देना है। ये सब भाषण देने वाले लोग हैं। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी क्या करने वाले लोग हैं, धरातल पर उसको असली जामा देने वाले मुख्यमंत्री ऐसे। अच्छा, ये डम्मा डुंगा का तो मसला चलिए हो गया है, शॉर्ट आउट बहुत लंबे टाइम से था। लेकिन एक चीज हो रहा है, इसी तर्ज पे बिंदु खत्ता बहुत लंबे समय से हो गया, लड़ाई लड़ रहा है, उसका भी हो गया। चलिए ये अच्छी बात है ये, क्योंकि कुछ दिन पूर्व ही हमारे बीच में वहाँ के विधायक दीवान सिंह नहीं अब आ गया है, उसका भी ये फटाफट तय हो जाएगा। हमने कहा ना कि जनता के माननीय ऐसे मुख्यमंत्री मिले इस प्रदेश के लिए, मैं भी बता रहा हूँ ये हमारे लिए इतिहास बनेगा हर क्षण के लिए, हर समय हमारे लिए इतिहास। एक बात आपसे जानना चाहते हैं हम, आप गैरसैंण शायद गए होंगे कई बार, और आप जाहिर सी बात है इसी रास्ते गए होंगे, रानीखेत के रास्ते ही। मैं एक बात जानना चाहता हूँ, गैरसैंण में जो चुकुटिया के बाद की बात करें या उसकी बात, चुकुटिया तो नहीं, उसके ये दोहराट के बाद ही सिंगल रोड स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि वहां से पूरा 4 धाम की जो यात्रा है कुमाऊं वाले इसी रास्ते लगभग करते हैं। कहता हूँ अभी जब माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी आए थे तो माननीय मुख्यमंत्री जी पंतनगर में बैठे हुए थे, तो वहाँ चीफ सेक्रेटरी हो गए, हमारे अन्य जैसे दायित्वधारी भी थे, सीनियर लोग भी थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो भी चिंता की और हम एक सड़क कनेक्टिविटी का अलग से काम भी कर रहे हैं सेंटर से, उसमें कई चीजें हम लेके भी आ रहे हैं। अभी हो सकता है आपका जो कैंची धाम वाला है उसको भी एक अलग कनेक्टिविटी हम देने वो तो खैर प्रोजेक्ट पास हो गया सामने, ये भी हमारे चौड़ीकरण का, क्योंकि चौड़ीकरण होनी चाहिए, इतना क्राउड है, वन वे हो रहा है। अभी हो सकता है कि काशीपुर से बाय रामनगर होते उधर से हम कहीं से उसको कनेक्टिविटी से जोड़ दें, इधर दोराहाट वाला, रानीखेत वाला और ये बद्रीनाथ वाला जो रास्ता है इसको भी हम चौड़ीकरण कर रहे हैं। बजट भी उसमें लगभग अलॉट हो गया, ऐसा नहीं कहीं काम नहीं हुआ है। और जो आपका चिंता का विषय है उसको हम दूर करने का काम क्योंकि देखिए हमारा उत्तराखंड जो राज्य है, अच्छा एक स्टैंड और जानना चाहते हैं, क्योंकि आप चाहे ठीक है राज्य मंत्री हैं, लेकिन आप एक जिम्मेदारी जो निभा रहे हैं वो मुझे लगता है बहुत बड़े कद की जिम्मेदारी है, इसलिए हम आपसे ये बात पूछ भी लेते हैं। और ये ऐसा नहीं कि हम मक्खनबाजी वाली बात नहीं, हमें उससे कोई मतलब नहीं, हम निष्पक्ष बात करते हैं जनता को लेकर के। गैरसैंण का मुद्दा पिछले 25 साल से चल रहा है, सरकार कांग्रेस की भी आई और सरकार आपकी 10-12 साल से चल रही है। मुझे एक बात बताइए, ये मुद्दा क्लियर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, कि बनेगी या नहीं बनेगी, क्योंकि जनता इसमें सफर करती है। सरकार की तरफ से स्पष्ट हो जाना चाहिए, भाई स्थायी है तो हमेशा के लिए स्थायी हो गई। भाई करोड़ों रुपए बजट लगता है, मुंह से निकालना और करने में फर्क होता है। भाई 8,000 करोड़ रुपया पहले भी लग चुका है गैरसैंण में, ऐसा होता है छोटी रकम लगी है। देखिए जिस समय पहले त्रिवेंद्र जी थे उसमें इसको ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दी है। अब कुछ परिस्थितियां, वातावरण ऐसा होता है, भौगोलिक परिस्थिति होती है, उसको भी करने का हम प्रयास कर रहे हैं। और ये मेरा विषय भी नहीं है, मुझे मालूम है, मैं लेकिन आप एक मतलब अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। मैं आपको कह रहा हूं पर्सनल आपकी सोच क्या है? निश्चित तौर पर भविष्य में इसमें जरूर कोई ना कोई ऐसा काम होगा जिसमें जनता का डायरेक्ट कनेक्टिविटी होगी। अब क्या है कि जैसे अभी आपने देखा ये चंपावत वाला आपका टनकपुर से चंपावत की थोड़ा 4 लाइन कितनी गजब बन गई है, और डेवलपमेंट होगा निश्चित तौर पे। और वो गैरसैंण को हम लोग देखे, अभी बहुत ज्यादा बारिश भी हो जाती है, बर्फ भी पड़ती है, भौगोलिक परिस्थितियां, रोड तो हम बना ही रहे हैं, एयर कनेक्टिविटी हम कर देंगे,
लेकिन कभी कभी कई चीजें ऐसी होती हैं जहां पर सफल नहीं हो पाती है। अब मैं कह दूं यहाँ पर मैं ताजमहल बना दूं, ये तो बन नहीं सकता। लेकिन लेकिन हम उसमें जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया हम अपना ही रहे और एक विशुद्ध रूप से अभी तो शुरुआत हुई है और भविष्य में ये चीजें भी हो लेकिन जाएगी। मुझे लगता है कि ग्रीष्मकालीन राजधानी को हाँ जिस हिसाब से अभी जो ये घटनाक्रम घटा है, हाँ हाँ ये एक पिकनिक स्पॉट का नाम दे दिया गया। आम हाँ। जनता वहां बहुत परेशान है कि पिकनिक मनाने आए आप, 2 दिन आप घूमने चले गए। देखिए ना, और हम तो सदन चलाना चाह रहे थे, हाँ, हमने तो मना नहीं करा। अच्छा, एक अनिश्चितकालीन के लिए ये स्थगित हुआ है, ऐसा नहीं हो सकता है क्या? ये पहली बार होगा कि दोबारा से अब फिर लगाया जाए? ये इसीलिए तो हम कह रहे हैं हाँ, ये लगा तो- जाए, हाँ सबक मिले, ये हाँ सबक मिलना चाहिए नेताओं को। हाँ। नहीं, बात नेताओं नेताओं को का सबक मिलना विषय नहीं है। ये क्या है ना, देखिए कांग्रेस बिल्कुल भी नहीं चलने दे रहा थे, बिल्कुल भी नहीं चलने दिया सर। अब क्या है, अगर हम अभी कार्रवाई करते हैं, कोई चीज ऐसी करते हैं, तो फिर ये सड़कों में ये नहीं, कहीं जनता को मिला क्या इससे? जनता को भाई क्या जनता को क्या मिला? मिला? हाँ, बजट अगर वो पास होना है, वो तो भाई देहरादून से हो सकता है, अरे लेकिन वहां जाने का मैं मतलब कह है रहा कि हूँ आम जनता की बात। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत चिंतित थे, बहुत ज्यादा चिंतित, और मन भी खराब होता है। भाई इतने सारे हमको बिल पास करने हैं, इतने सारे हमको अनुपूरक बजट लेके आने हैं, इतने सारे मुद्दों पर हमने बात करनी, मुद्दों से क्यों भाग रही है कांग्रेस? मैं तो ये हाँ, कहना गलत चाहता बात, हूँ। बात तो देखिए बिल्कुल मुद्दे से भाग रही है। आप मुद्दों से भाग रहे हो ना, आप विषय की कांटेक्ट में क्यों नहीं आते हो? वो कहते हैं कि हमने बाहर तो मीडिया में बयान दे देते हैं, ऐसा हो गया वैसा हो गया, सदन के अंदर बोलो ना विषय जिम्मेदारी पर। उनकी भी है, बिल्कुल। ये जो जिम्मेदारी अभी जो घटनाक्रम घटाया, हमें तो ऐसा लगता है कि 50% उनकी भी जिम्मेदारी है। क्यों क्यों भाग रहे हैं, क्यों वहां अंटे संटे नारेबाजी कर रहे हैं? मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो इसको संज्ञान भी लेना चाहिए, भारत सरकार को भी संज्ञान लेना चाहिए, सदन के अंदर हाँ, रात में लेट मजाक बना दिया संसद। हाँ, मतलब ये आप बताइए ना कि हमारा हमारा वो मंदिर है, सदन हमारा हाँ, मंदिर बिल्कुल है, बिल्कुल, और विधानसभा उसकी मंदिर हो। शुचिता, उसकी स्वच्छता, उसकी गरिमा को बनाना हमारा महत्वपूर्ण काम है। आपने तो ऐसा समझ लिया कि जैसे हम, आपने अभी एक शब्द कहा पिकनिक स्पॉट, वो सब जितने भी विपक्ष के विधायक थे, वो वीडियो चला है, हाँ, वो पिकनिक की तो वही वो एंजॉय करने गए। हाँ इंजॉय करने के। अरे तुमको जनता से कोई सरोकार तो है नहीं, तुमको सिर्फ बाहर मीडिया में बोलना है, तुमने वहां पर जाकर के लेटना है, रजाई गद्दे अंदर मंगा रहे हो, मोबाइल अंदर चला रहे हो, ये क्या सही बात है? लोकतंत्र की असली हत्या की है कांग्रेस ने। इसे अच्छा, दूसरी बात, जिस हिसाब से 2 दिन से हम देख रहे हैं लगातार हरक सिंह जी हमलावर हो रहे हैं, और बीजेपी सरकार में ऐसा पुराने कई पत्ते खोलने की बात करते हैं, कई इल्जाम लगा रहे हैं। और क्योंकि आपके भाई बड़े पद पे रहे हैं और कांग्रेस में तो खैर वो रहे हैं, इस समय हो सकता है कि वो बिल्कुल डाउन, सभी को मालूम है। तो क्या है वो मेन मसला? क्या है कि कभी कभी जब लकड़ी जो है ज्यादा आग जलाती है तो बुझ जल्दी जाती है, उसके कारण होते हैं। अब हरक सिंह जी हैं बहुत उग्र मतलब उनका जो डायलॉग का तरीका है, उग्रता वाला है, कलाकारिता वाला। एक जैसे कभी नाचते हुए भी आपने देखा होगा उनको, कभी जो है, आप बताओ कौन सा चुनाव जीत गए उसके तुरंत बाद अभी किसी भी दल में एक स्थायी रूप से रहे क्या? किस दल में रहे स्थायी रूप से? वो कहते हैं कि मैं कभी उसमें था, बसपा में थे, किसमें थे, यूकेडी में कहीं कोई रहे, यूकेडी में शायद रहे, हाँ यूकेडी में रहे। अब वो उनका अपने ही नेताओं के साथ तालमेल ही नहीं है। वो कभी हरीश रावत जी को गाली बकते हैं, कभी करण मेहरा को गाली बकते हैं, कभी वो कहते हैं कि ये जो हमारे वो अभी प्रदेश अध्यक्ष रहे इनके पहले गणेश गोत्याल, इसको तो मैं 2000 में लेके आया, कल ही का बयान था उनका कहीं। अच्छा, दूसरी बात क्या है, कार्य क्या हम लोग अपने कार्यक्रम, अपने कोष, एक पद्धति होती है किसी भी चुनाव की, कार्यालय, कार्यक्रम, कार्यकर्ता, कोष, ये किसी भी दल के लिए, उसके लिए चुनाव आयोग में भी हम लोग उसका स्पष्टीकरण देते हैं, और भारत सरकार में भी हम उसका कोई भी दल बनता है ना, उसका बायलॉज बनता है, उस बायलॉज में सारी चीजें क्या होती है, मेंशन होती है। अब उनका कहना है कि आप जो बयान वो अपना विषय दे रहे हैं, हमने कोई गलत काम नहीं किया है। मैं अगर घर से यहाँ आया हूँ तो गाड़ी में तेल डाल के आया हूँ, पैदल तो नहीं आऊंगा। क्या क्या हरक सिंह रावत इतने दूध के धुले हैं कि बिना पैसे के सब कुछ काम कर रहे हैं? जो जिस जिस शब्दों का इस्तेमाल वो कर रहे हैं कि हमसे इतना लिया गया, उतना लिया गया। अब क्या है कि उनका एक दल में कभी रही नहीं, उनके बयानों को जनता भी अब समझ चुकी है, उनके किसी भी बयान को कोई भी सीरियस नहीं लेता है। 2000 आज तक कहाँ चले गए थे, ये अभी 2027 हमारे नजदीक आ गया है, चुनावी एक स्टंट है। वो क्या कहते हैं, मैं 11 दिन में चुनाव जीत गया, मैं 15 दिन में चुनाव जीत गया। किसके दम पर जीत गया अभी 11 दिन में चुनाव? किसके बल पर आप चुनाव जीत गए? आपका एक, आपकी जो हम कहते हैं डिग्निटी, वो कहीं भी नहीं है। अब वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए कुछ भी बोल देते हैं कि बाहर रहते थे, हमने खड़ा कर दिया। ये लोकतंत्र के लिए क्या अच्छी बात है? आप सुचिता, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, सुचिता में रहिए। समय जो है ईश्वर, ये हम यहाँ के कैमरे से बच सकते हैं, ऊपर के कैमरे से नहीं बच सकते हैं। दूसरी बात, हम उनको सम्मान देते हैं, इसलिए सम्मान देते हैं कि बहुत सीनियर नेता है।
आप किसी को भी बेवजह कुछ भी बोल दोगे तो हम क्या उसको सहन थोड़ा कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ों में उनके जो बयान मैं देख रहा हूँ वो बहुत ठीक भी नहीं है। और एक जो अंदर की जो चीज़ें हैं, मतलब वो किसी भी एक चरित्र का जो निर्माण है वो चरित्र का निर्माण नहीं कर रहे हैं। चरित्र का निर्माण ठीक करेंगे तो बेहतर होगा कि बहुत सारी चीज़ें उनके भविष्य के लिए भी ठीक होंगी, हमारे भविष्य के। आपसे मंत्री जी एक बात जानना चाहते हैं, आप ग्राउंड पे वर्किंग करते हैं, जिस हिसाब से हम देखते हैं राज्य मंत्री तो बहुत सारे हैं, आप अभी निरंतर गढ़वाल तक के दौरे करते हैं, आए दिन कुमाऊं के दुर्गम इलाकों में भी हमने आपको देखा है, बागेश्वर वगैरह। तो ये जो आप अपनी बखूबी जिम्मेदारी निभाते हैं, ये किसी प्रेरणा लेते हैं या ऊपर से आदेश आता है या आपका अंदर से मन करता है कि यार मगर मुझे जो दायित्व मिला है तो जनता के लिए वो, क्योंकि ज्यादातर नेता क्या होता है देहरादून बैठ जाते हैं ऑफिसों में, वही जनता को आना पड़ता है। आप डोर टू डोर जिसे बोलते हैं, डोर टू डोर वर्किंग जो नेताओं की होनी चाहिए एक्चुअल में, वो आप करते हैं, तो क्या है इसके पीछे? ऐसा है विशाल जी, एक तो मैं ईश्वरवादी व्यक्ति हूँ, माँ भगवती की बहुत आराधना करता हूँ, भोलेनाथ को बहुत मानता हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि शुरू में मैं संघ का स्वयंसेवक रहा हूँ। और जो व्यक्ति निर्माण का काम शाखाओं में होता है, संघ की शाखाओं में, उस व्यक्ति निर्माण के हम लोगों का चरित्र व्यवहार, लोगों से उठना बैठना शुरू से मेरा रहा है। और मैं हमेशा, मतलब जब से मैं कॉलेज लाइफ के बाहर से भी, मैं घर बहुत कम टिका हूँ। जनता के बीच में बना रहना, लोगों के लिए सुख दुख में खड़ा रहना एक जिम्मेदारी समझता हूँ। पार्टी ने हमको एक जिम्मेदारी दी है, कुछ पार्टी ने हमसे उम्मीद की है। उस उम्मीद जन जन तक हमारी बात पहुंचे, जन जन तक सरकार की बात पहुंचे, जन जन तक। आज देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश विदेश में सब जगह घूमते हैं। आप विश्व में प्रधानमंत्री जी का लोहा है, पूरे विश्व में माननीय प्रधानमंत्री जी का लोहा है, जिनके नाम पे भारत आज पहचाना जाता है। भारत की पहचान पूरे विश्व में है। तो ऐसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार जनसंपर्क, लोगों से मिलना जुलना, उनकी मुस्कान, उनकी सरलता, हर व्यक्ति उसका कायल है। ऐसे ही मैं एक दिन भी घर नहीं रुकता हूँ। मुझे लगता है कि जो जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है, जो दायित्व संगठन ने हमको दिया है, मुझे लगता है कि हमको एक भी दिन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। एक एक दिन, एक एक क्षण हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब वो बेहतरीन काम कर रहे हैं, सरकार जनता के द्वार, उस जनता के द्वार के मिशन को सफल करने के लिए प्रत्येक क्षेत्र में, मैं पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत, टनकपुर, उधम सिंह नगर, देहरादून, और आपका इधर ऋषिकेश, और आपका उधर पौड़ी पौड़ी, गढ़वाल, चमोली साइड। सारे जगह हाँ। लगभग हमारे कदम रुकते नहीं है। कदम निरंतर चलते जिनके, वो चाहे ना वाला हिसाब। तो फिर एक हमारा फिर वही लाइन आती है, त्वदीयाई कार्याई वद्धाघटम, तेरे ही कार्य के लिए हमने कमर कसी है। राष्ट्र प्रेम से, राष्ट्र भावना से ओतप्रोत होकर के विश्व के कल्याण की कामना करते हुए, जनता के हर सुख दुख में खड़ा होने का जो हम सोचते हैं, क्योंकि उत्तराखंड क्या है, फूल है, गुलदस्ता है। ये हमारी देवभूमि है, वीर भूमि है, सैन्य भूमि है, और मंदिर यहाँ हमारे बहुत सारे बने हुए हैं। तो हम जब दिल्ली में कभी जाते हैं तो दिल्ली के लोग कहते हैं कि उत्तराखंड से आप आए हैं तो समझ लीजिए कि देव स्थान से आए हैं, उसकी खुशबू ही अलग है। तो ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। इस प्रदेश के पर्यटन के क्षेत्र में हम आगे हैं। इस देश में, इस प्रदेश के अंदर बद्रीनाथ, केदारनाथ स्थापित हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री स्थापित हैं। आपका उधर गंगोली हाट में हमारे माँ कालिका का मंदिर है। इस प्रकार से चारों तरफ से आप देखिए ना, ऐसे हिमालय से जुड़ा हुआ क्षेत्र, और अति पिछड़े क्षेत्रों में लोगों के सुख दुख में मैं समझता हूँ उनके दर्द को। मैं जानता हूँ गांव में रहने वाला व्यक्ति क्या कष्ट महसूस कर सकता है। आप मान के चलिए, अब मैंने भी तो अभी महसूस किया, बाद में मुझे पता चला एक दिन, मैंने कहा यार लोग आज यहाँ बाजार क्या बात थोड़ी, बोले सोमवार के दिन लोगों को पेंशन लेने के लिए बाजार आना पड़ता है, बैंक आना पड़ता है। अभी भी बहुत, मतलब विस्तार तो हो ही गया, विस्तार हो गया। उनके सुख दुख में खड़ा होना, उनको जानकारी देना हमारा काम है। बिल्कुल। और उस जानकारी को, क्योंकि सरकार के ऐतिहासिक इतने फैसले हो रहे हैं, मिनट टू हर मिनट एक नया निर्णय हो रहा है प्रदेश के अंदर, देश के अंदर। तो उस नाते, क्योंकि जनता के बीच में बना रहना मेरा शौक है, और मैं अंतिम समय तक, हर समय मेरा तो यही रहता है कि सबके साथ जुड़ा। कार्यशैली है, क्या इस कार्यशैली से 2027 का पूरा रास्ता साफ होता जा रहा है? आपकी जो मेहनत दिख रही है, कि मुझे लगता है कि ऐसे कर्मठ कार्यकर्ताओं को तो पार्टी भी ढूंढती है, हर पार्टी चाहती है कि मेरे भाई, इसीलिए आदमी चूज करता है, उन लोगों को आगे लेके आता है, नहीं तो ऐसे तो बहुत सारे कई हजार युवक होंगे। तो क्या 2027 की हम बात करेंगे, शंकर कोरंगा जी 2027 में सीधा विधानसभा में मिलेंगे हमें? इसे तो देखो, संगठन का विषय है, पार्टी की आंख होती है, नाक कान सब होती है पार्टी की, पार्टी ने तय काम बोलता है। हाँ। और संगठन हमारे वहाँ क्या ना, मैंने पहले भी कहा है, कैडर बेस्ड पार्टी है। और संगठन कहेगा कि यार शंकर जी आप जो है दरी बिछाओ, तो हम दरी बिछाने का काम करेंगे पूरे प्रदेश के अंदर।
संगठन कहेगा कि भाई तुमने नारे ही नारे लगाने हैं एक जगह खड़े होकर के, क्योंकि हमारे वहाँ कार्य पद्धति हमारी इतनी मजबूत है, हमारे अंदर अनुशासन है, हमारे अंदर चरित्र है, हमारे अंदर व्यवस्था है, हमारे अंदर कर्तव्य निष्ठा है। तो ये तो लक्ष्य बहुत छोटा है। ये क्या लक्ष्य और बहुत कोई अभी क्योंकि 2027 आने वाला है, बहुत लंबा समय तो नहीं कहेंगे हम बचा है, जी, जी। क्या 2027 से पहले कुछ हमारे उत्तराखंड को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कुछ और चौंकाने वाले फैसले मिलेंगे जनता के हित में? अरे अभी तो आपने देखा ना, जमरानी बात कितना बड़ा फैसला है। नहीं, वो तो चलिए हाँ? हो गया, अभी डम्मा डुम्मा कितना बड़ा हो फैसला गया, है। ये सब हो गया। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें मिलने है, वाली हैं मतलब आपको। पत्ते हाँ, अभी हाँ, हैं, तुर्क के पत्ते देखिए ना, मुख्यमंत्री जी रहस्य है अपने आप में। मैं तो उनको भगवान हम राम का मोदी जी के बहुत करीबी माने जाते हैं, बहुत ऐसे ही आप धामी जी के बहुत जो है करीबी माने जाते नहीं, हैं। धामी काम की क्षमता देखिए, धामी जी एक लोगों का लगता है, ये धाकड़ धामी का जो नारा मिला हुआ है, कहीं ना कहीं काम से हर आदमी को मिलता है। देखिए, मुख्यमंत्री जी की निर्णय लेने की क्षमता है, निर्णय लेते हैं, और उनका मृदु व्यवहार, उनका सरल स्वभाव। आप भी मिलिए, कितने प्यार से मिलते हैं, अरे विशाल भाई कैसे हैं। ऐसा मुख्यमंत्री इस प्रदेश के अंदर है, हम सीखते हैं उनसे। मैं तो कह रहा हूँ भगवान राम का उनका जो है चरित्र है, उनका व्यवहार, उनका जो कदम है, वैसा राम राज्य को लाने का काम वो कर रहे हैं। तो जरूर हर मिनट टू मिनट आपको रहस्य मिलेंगे। चलिए, हम तो चाहते हैं अंतिम में कि आप अपने इसी कार्यशैली से, अपनी मेहनत से, लगन से और जनता के हित के लिए जैसे आप काम कर रहे हैं आगे करते रहिए। और फल तो देखिए, पार्टी और ऊपर वाला दोनों हम चाहते हैं कि 2027 में आपको इस मेहनत से पार्टी की नजर बने और आप कैबिनेट में जाएं। और मैं अंतिम में आपसे आपकी गूंज के द्वारा जनता के लिए क्या आप संदेश देना चाहेंगे? देखिए विशाल जी, जो आपकी गूंज है, जहाँ हर आवाज मायने रखती है, अरे वाह, ये आवाज जो है जनता तक पहुंचे, बस मैं यही संदेश देना चाहता हूँ। ये आपने हमारी टैगलाइन को हिट कर दिया। और यही दोस्तों मित्रों हमारा मकसद रहता है कि हम हर उस आदमी की आवाज जो ग्राउंड पे काम करता है, किसी भी क्षेत्र से हो, उसको आप तक पहुंचाएं, क्योंकि यही हमारी आपकी गूंज का मकसद है, ये पॉडकास्ट लाने का। और आज मंत्री जी ने आज हमारे लिए बड़ा कीमती समय दिया, क्योंकि इस समय जिस तरीके से आप देख रहे हैं उत्तराखंड की राजनीतिक में, क्योंकि आम जनता क्या चाहती है, क्षेत्र का विकास हो, उसको इस इंटरनल मसलों से कोई मतलब नहीं होता। और आप लेकिन इन सबको दरकिनार करके अपना सरकार का पक्ष आपने रखा, और तमाम आगे आने वाली जो सरकार द्वारा फैसले हैं उनके लिए भी आपने बताया। और अभी वर्तमान में जो सरकार ने उपलब्धियां जो करी और जनता के बीच में लाए, उन सबको आपने इस बीच में रखा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। थैंक यू।